सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय 6 समरूप त्रिभुज को स्टार्ट करेंगे। इसके पहले काफी पहले तक, क्योंकि मैंने 5 अध्याय तक आप लोगों को वीडियोस बना के डाल दिए थे, 5 अध्याय तक समांतर श्रेणी तक हमने कर लिया था। फिर बच्चों का थोड़ा इंटरेस्ट कम दिखा तो नहीं बनाए। फिर कल आप लोगों ने जब फिर से इसके लिए बोला कि सर वीडियो बनाइए, तो फिर मैं फिर से 10th के स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कक्षा 10वीं गणित है, अध्याय 6 समरूप त्रिभुज। तो इसमें देखें कैसे काम करता है, क्या कहलाता है। तो सबसे पहले मैं आपको समरूपता के बारे में बता दूं। समरूपता, तो समरूपता और सर्वांग समता दो शब्द होते हैं। पहला सर्वांग समता, एक शब्द हमारे पास आता है समरूपता, ठीक है ना। तो दो शब्द आते हैं। अब सर्वांग समता कहलाती है यदि दो आकृतियां सभी प्रकार से समान हो, उनकी माप भी समान हो और उनका शेप भी समान हो, तो वो कहलाती है सर्वांग सम। तो सर्वांग सम मतलब एक प्रकार से डुप्लीकेट बिल्कुल एक सी हो। जैसे एक त्रिभुज लिया मैंने, एक त्रिभुज ये लिया, इसकी त्रिभुज भी, इसकी भुजाएं 2, 3 और 4 है, मान लो इसकी भी 2, 3 और 4 है, ठीक है ना। तो फिर ये दोनों त्रिभुज कहलाएंगे हमारे सर्वांग सम। तो सर्वांग सम आकृतियों में क्या होता है, उनकी भुजाएं भी बराबर होती हैं आपस में और कोण भी आपस में बराबर होते हैं, तो ये कहलाती है सर्वांग सम। तो ये अपन ने पढ़ा है कक्षा 9 में। कक्षा 9 में हमने सर्वांग समता के बारे में पढ़ा था। समरूपता में क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए दो त्रिभुज लिए, इसकी त्रिभुजों की भुजाएं 2, 3, 4, इसकी मैंने ले ली 4, 6, 8। अब इनमें क्या हो गया, इनमें क्या है एक्चुअली में कि जो इसकी जो भुजाएं हैं, ये भुजाएं आपस में एक ही अनुपात में है, लेकिन ये बराबर नहीं दिख रही है। अनुपात बराबर है, जैसे कि 2/4 तो आंसर आएगा 1/2, जैसे कि 3/6 आंसर आएगा 1/2, जैसे कि 4/8 तो आंसर आएगा 1/2। तो सबका अनुपात कैसा है, सेम है। तो समरूपता कहलाती है। समरूपता में क्या होता है कि आकृति देखने में एक जैसी होंगी, लेकिन उनकी माप अलग अलग होगी। माप अलग, एक ही अनुपात में होगी पर अलग होगी। मानिए कोई छोटी है, दूसरी चीज क्या है, बड़ी है। तो सर्वांग समता का मतलब क्या होता है, सर्वांग समता मतलब होता है सर्व अंग, सर्व माने सभी, अंग माने भाग, और समान, सभी भाग समान हो, सभी अंग समान हो, तो क्या लगा, सर्वांग सम। और समरूपता का मतलब क्या होता है, समरूपता, समरूपता का मतलब होता है रूप का समान होना, रूप का समान होना, ये कहलाता है समरूपता, ठीक है ना। रूप का समान होना, तो रूप अगर समान है उनकी, देखने में वो कैसी हैं, एक जैसी हैं, पर माप अलग अलग है, तो वो कहलाती है समरूपता। और सर्वांग समता में सर्व अंग समान। अब जैसे कि अपन बात करें, हमारे पास कई मॉडल होते हैं, जैसे मार्केट में आपने देखा होगा राम मंदिर का, आपको मॉडल मालूम मार्केट में मिल रहा है, मिलते हैं ना वो। तो अयोध्या में जैसा राम मंदिर मिल रहा है, वैसा ही राम मंदिर आपको मार्केट में मिलेगा छोटा सा, तो वो क्या है, समरूप है, ठीक है ना। छोटा मंदिर का मॉडल, हम जब कोई बिल्डिंग बनवाते हैं तो बिल्डिंग का पहले क्या करते हैं इंजीनियर, एक मॉडल बनाते हैं 3D मॉडल, फिर वैसे ही वो बिल्डिंग बनेगी। तो वो 3D मॉडल एक्चुअल जो बिल्डिंग है उसका क्या है, वो समरूप है। तो समरूप आकृतियों में क्या होता है, समरूप आकृतियां देखने में एक जैसी होंगी पर उनकी आमाप अलग अलग होगी। लेकिन एक बात यहाँ पर रखना है ध्यान, क्या, ये परीक्षा में आपको विकल्प पूछी जाती है, सभी सर्वांग सम त्रिभुज, अगर क्योंकि हमें यहाँ पढ़ना है त्रिभुजों के बारे में, ठीक है ना, त्रिभुजों के बारे में पढ़ना है, तो हम त्रिभुज पर बात करेंगे। सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, ये आपको परीक्षा में पूछा जाता है। परंतु सभी समरूप त्रिभुज, परंतु सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होते, त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होते। ये बात आपको ध्यान रखनी है, परीक्षा में पूछी जाती है। सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं, ट्रू है, और परंतु सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होते, ठीक है ना। तो सर्वांग सम है तो समरूप होंगे, लेकिन समरूप है तो सर्वांग सम हो ये आवश्यक नहीं है, ठीक है। अब आते हैं अपन सीधे त्रिभुजों की समरूपता पर। त्रिभुजों की समरूपता,
त्रिभुजों की समरूपता पर बात करते हैं। समरूपता, ठीक है ना। दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? तो इसमें लिख रहे हैं आपको दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, समरूप कहलाते हैं यदि अब इसमें दो शर्त हो। नंबर एक, उनके संगत कोण आपस में बराबर हो। दूसरा, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, बस यानी कि आनुपातिक हो। तो दो त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण, जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, आपस में कैसे हो? बराबर हो। और दूसरा, उनकी संगत भुजाएं कैसे हो? एक ही अनुपात में हो। इसका मतलब क्या है तो समझते हैं। जैसे ये दो त्रिभुज है हमारे पास, ये दो त्रिभुज हमने बनाए। अब ये इसका नाम दिया मैंने ABC, इसको नाम दे दिया PQR। अब यदि ऐसा हो, यदि नंबर एक, एंगल A बराबर एंगल P हो जाए, एंगल B बराबर एंगल Q हो, एंगल C बराबर एंगल R है मान लो। नंबर दो, एवं AB और PQ का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए BC और QR के अनुपात के, और ये भी बराबर होना चाहिए AC और PR के अनुपात के। ये कहलाता है माने इसका अनुपात, इसका अनुपात और इसका अनुपात आपस में कैसा है? बराबर है। तब हम कहेंगे कि त्रिभुज कैसे हैं? समरूप है। और अगर ये समरूप है तो हम ऐसा लिखते हैं ABC, ये समरूपता का साइन है त्रिभुज PQR। इसको पढ़ते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ये समरूपता का साइन है। ऐसे आपको उठाना है, यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर, ऐसे उल्टा नहीं बना दे रहा है, ऐसा ही गलत है, ये बनाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास है वो समरूप। तो बताइए दो त्रिभुज समरूप कब कहलाते हैं? कब कहलाएंगे? यदि नंबर एक, उनके संगत शीर्ष कोण आपस में कैसे हो? बराबर हो। संगत कोण आपस में बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि A बराबर P, B बराबर Q है, C बराबर R है। और उनकी संगत भुजाएं एक अनुपात में हो, अर्थात संगत भुजाओं का अनुपात समान है। इसका अनुपात जो है, अच्छा संगत भुजाएं कौन सी कहलाएंगी? यहाँ पर जब आप समरूपता लिखेंगे तो लिखते समय ध्यान रखना है, मैंने इसको ABC लिखा, इसको PQR, इसको QRP नहीं लिख सकते। तो संगत का मतलब क्या है? A बराबर P था ना, तो जहां पर किस क्रम पर A है उसी क्रम पर यहाँ P आएगा। यहाँ पहले क्रम में A है तो यहाँ पहले क्रम में P लिखा जाएगा। फिर B बराबर क्या है? Q है, तो यहाँ पर B और यहाँ पर Q, तो यहाँ पर B दूसरे नंबर पर है तो Q दूसरे नंबर पर आया। तो आप याद रखना, इसको जब हम लिखेंगे तो शीर्षों का क्रम जो होगा वो कोणों के आधार पर डिसाइड होगा। तो जो कोण आपस में बराबर हो, शीर्ष उसी क्रम में लिखे जाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर B R के बराबर होता, B किसके बराबर? R के, और C होता Q के बराबर, तो मैं इसको PRQ लिखता। बात समझ में आ गई? तो ध्यान रखना है आपको, है ना। तो ये है हमारे पास सर्वांग समता की परिभाषा, परीक्षा में भी आई थी। तो आपको आएगा परीक्षा में कि दो त्रिभुज समरूप कब कहलाते हैं या दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। तो आपको इतना लिखना है और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दोगे तो और अच्छा है। और ये यहाँ पर आपको समरूपता का ये साइन बना करके बताना है कि ऐसे प्रदर्शित करते हैं समरूप त्रिभुजों को, ठीक है ना। अच्छा, इसका जो एक ही अनुपात होता है, ये अनुपात जो मैंने आपको बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको हम स्केल गुणक कहते हैं। इस अनुपात को हम कहते हैं स्केल गुणक। ध्यान रखना है ना। माने समरूप आकृतियों की भुजाओं का जो अनुपात होता है, जो नियत या कांस्टेंट हो रहा है, इसको हम स्केल गुणक कहते हैं। तो आपको स्केल गुणक परीक्षा में पूछ ले वो तो खाली स्थान में तो बता देना कि स्केल गुणक कहलाता है ये अनुपात, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है क्या? प्रश्नावली आ जाती है सीधी, है ना। तो अपन को क्या है, पहली प्रश्नावली आपको जो 6.1 है उस पर अपन को बात करनी है ना। प्रश्नावली 6.1, इसमें कई बार आपको खाली स्थान है, आज हम इसी को कवर करने वाले हैं। प्रश्नावली 6.1, इसमें देखिए आप क्या लिखे हुए हैं, कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं 6.1 में। तो प्रश्न क्रमांक एक
इसमें है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको, है ना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान नो की पूर्ति कीजिए, पूर्ति कीजिए। नंबर 1 दिया हुआ आपको कि सभी वृत्त डॉट 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 होते हैं, डॉट 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 होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको 2 आंसर दिए हुए हैं, सर्वांगसम समरूप, सर्वांगसम समरूप। तो इसमें आपको क्या भरना है? तो बच्चों सभी वृत्त समरूप होते हैं, समरूप कैसे होते हैं? समरूप। यहाँ पर आपको समरूप भर देना है। सभी वृत्त कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, ठीक है। सर्वांगसम नहीं होंगे क्योंकि वृत्त छोटे बड़े हो सकते हैं ना, ये देखो इस टाइप से छोटे बड़े हो सकते, लेकिन देखने में तो एक से होंगे, देखने में तो कैसे होंगे? एक से होंगे। तो सभी वृत्त आपस में कैसे होते हैं? याद रखना, समरूप होते हैं, ठीक है ना। समरूप, देखने में एक जैसे होते हैं, समरूप होते हैं। दूसरा हमारे पास ब्लैंक्स है, दूसरा हमारे पास खालिस्तान आता है। सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं, सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं, होते हैं। अब इसमें भी आपको 2 ऑप्शन दिए उसने, समरूप सर्वांगसम, समरूप सर्वांगसम। तो क्या होते हैं? सर्वांगसम कैसे हो जाएंगे? सभी सर्वांगसम के लिए तो मापा बराबर होने चाहिए, पर भुजाएं अलग अलग हो जाएंगी तो क्या करोगे? ये देखो ये वर्ग, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो मैंने 2 वर्ग बनाए। यहाँ पर अभी मान लीजिए की प्रत्येक भुजा है 5, इसकी प्रत्येक भुजा है 10, ध्यान देना आप। तो ये एक छोटा है एक बड़ा है, तो फिर ये सर्वांगसम तो है नहीं है, लेकिन समरूप हमेशा होंगे क्योंकि अनुपात 1/2, इसका अनुपात 1/2, इसका अनुपात 1/2, इसका अनुपात 1/2, तो सभी के कोण भी आपस में बराबर होंगे, 90 90 90। तो ये क्या होते हैं? समरूप होते हैं। यहाँ पर भी क्या भरेंगे अपन? क्या भरेंगे अपन? समरूप, देखने में एक जैसे होते हैं, समरूप समान रूप के होते हैं। सभी वर्ग आपस में कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, ठीक है ना। पहले में भी वही आएगा, दूसरे में भी आएगा। सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, होते हैं। अब यहाँ पर भी इसने आपको 2 ब्लैंक्स दिए हैं, क्या? समद्विबाहु और समबाहु, समद्विबाहु और समबाहु। तो इसमें आपको भरना है समबाहु, समबाहु कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, संधिबाहु नहीं होते सभी, लेकिन सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? प्रत्येक कोण 60 60 का होता है, तो इसमें कोण 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 समरूपता लग जाएगी, हम अभी आगे पढ़ेंगे। प्रत्येक कोण कितने का होगा? 60 60 का। तो फिर इसमें हमारी क्या लग जाएगी? चाहे त्रिभुज छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर वो समरूप है तो वो समबाहु है, तो सभी कोण 60 के होंगे। तो इसके लिए कोण 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 समरूपता का प्रयोग हो जाता है, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसमें समबाहु भरना है, ठीक है ना। ठीक है, आपको याद हो गया होगा। चौथा हमारे पास आता है भुजाओं के समान संख्या दो बहुभुज यदि उनके संगत कोण। अभी देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा है अपने कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं, यदि समरूप होते हैं, यदि नंबर 1 उनके संगत कोण डॉट 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 हो तथा नंबर 2 उनकी संगत भुजाएं खालिस्तान हो, उनकी संगत भुजाएं खालिस्तान हो। आपको 2 और यहाँ पर 2 आंसर दिए हैं सिलेक्ट करने के लिए, बराबर और समानुपाती 2 दिए हैं, बराबर
समानुपाती। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, मैंने अभी आपको पढ़ाया ही। क्या लिखा है, भुजाओं की समान संख्या वाले, यानी कि त्रिभुज हो तो त्रिभुज के, चतुर्भुज हो तो चतुर्भुज के, पंचभुज हो तो पंचभुज के। तो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि नंबर 1 उनके संगत कोण बराबर हो, या आपको बराबर भरना, अभी बढ़ा था ना मैं आपको त्रिभुज में कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखा था, उनकी संगत भुजाएं एक अनुपात में हो। एक अनुपात को बोलते हैं समानुपात, समानुपाती, यहाँ भर देंगे समानुपाती। तो यदि उनके संगत कोण, पहले खालिस्तान में आना है बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, तो फिर वो समरूप होते हैं। ठीक, तो ये 4 में से बच्चों एक खालिस्तान आपको परीक्षा में हर साल आता है, प्रतिवर्ष आता है, प्रतिवर्ष 10th क्लास के वार्षिक पेपर में। तो आपको ये अच्छी तरह से याद कर लेना है। ठीक है ना, 4 ही तो है और 4 में से आपको 1 नंबर मिलना है। बताओ कितना ज्यादा प्रायिकता है आने की। अब देखें, अब आता है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में उसने लिखा हुआ है आपको कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो नंबर 1 है वो समरूप आकृतियों के, समरूप आकृतियों के उदाहरण देना है। समरूप आकृतियां, तो आपको कौन सी आकृतियां समरूप लगती हैं बताइए। देखने में आपको समरूप आकृतियां कौन सी होती हैं, ठीक है ना, और ऐसी आकृतियां समरूप नहीं है। तो जो समरूप नहीं है तो उनका तो क्लियर एग्जाम्पल है। समरूप आकृतियों में आपके लिए क्या आ जाएगी, तो आपने देखा होगा पेज, पेज पहला, कॉपी के जो पेज होते विभिन्न साइज की कॉपी आती है ना, रजिस्टर और कॉपी। तो पेज, पेज कैसे मिलते हैं आपको बताओ, समरूप मिलते हैं। ठीक है ना, जैसे एक कॉपी का पेज है और एक रजिस्टर का पेज है, ठीक है ना, और दोनों मान लीजिए आयताकार है, तो आपको कैसी आकृतियां मिल जाएंगी, समरूप आकृति में आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है ना, फिर आपने देखा होगा साथ में छोटे और बड़े से, मैं आपको बता रहा था मॉडल और वास्तविक बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग का मॉडल और वो वास्तविक बिल्डिंग हुई, रियल बिल्डिंग है, तो वो भी कैसे हो जाएंगे, हमारे समरूप हो जाएंगे। तो ये तो आपको ढेरों एग्जाम्पल इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, और फिर दूसरा क्या उसने पूछा, समरूप नहीं है, तो समरूप नहीं है तो क्या ले लो, क्या जैसे आप कोई भी ले लो आकृति, जैसे कोई खिड़की वो कोई है और एक कोई दरवाजा है, अलग अलग आपको शेप में मान लो दिख रही है, एक से ही नहीं है उसमें। ठीक है ना, और एक लिया आपने समबाहु त्रिभुज, एक ले लिया समद्विबाहु त्रिभुज, तो वो भी आपस में समरूप नहीं होंगे। एक ले लिया आपने समांतर चतुर्भुज, एक ले लिया आप लोगों ने वर्ग या आयत, तो वो भी नहीं होंगे। तो इस प्रकार से आपको ढेरों एग्जाम्पल इसके मिल जाएंगे। ठीक है ना, अब आपको एक तीसरा प्रश्न जो है ये जरूर आपको देखना चाहिए। तीसरे में लिखा है बताइए समरूप है या नहीं, बताइए समरूप है या नहीं। ठीक है ना, ये जरूर आपको देखना चाहिए। अब ये इस टाइप से उसने आपको दो त्रिभुज बना दिए, एक ये और एक ये बिल्कुल सीधा सीधा बना। ठीक है ना, अब इसमें लिखा है, इसका नाम है पी क्यू आर एस और इसका नाम है ए बी सी डी, और इसमें लिखा हुआ है 1.53 और यहाँ पर भी 1.5 1.5 1.5, यहाँ पर 3 3 3 है ना। अब ये यहाँ पर जो है आपको एंगल 90 90 दिए हुए हैं पर इसमें कुछ नहीं। तो बताइए अनुपात है कि नहीं है, इसमें दोनों आकृतियां समरूप है या नहीं है, तो अपन बोलेंगे नहीं है। क्यों, क्योंकि आप जरा भुजा तो अनुपातिक है, 1.5 दूनी 3 मतलब 1.5 दूनी, इसका अनुपात भी 1/2 आएगा, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2। तो भुजा तो अनुपातिक है लेकिन कोण समान नहीं है। देखो इसका प्रत्येक कोण 90-90 का है, इसका कोई भी कोण 90 का नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि चूंकि संगत शीर्ष कोण क्या नहीं है, क्या नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है ना, यहाँ लिखेंगे चूंकि संगत कोण बराबर नहीं है, चूंकि संगत कोण बराबर नहीं है, संगत शीर्ष भी लिख देते, संगत शीर्ष कोण बराबर नहीं है, नहीं है। अतः ये आकृतियां, अतः ये आकृतियां समरूप नहीं है,
समरूप नहीं है। भाई समरूपता के लिए शर्त क्या होती है? दो शर्तें हैं। पहली, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होना चाहिए। पहली शर्त है संगत शीर्ष कोण बराबर होना चाहिए, ये इसके, ये इसके, ये इसके और ये इसके। और दूसरी है कि संगत भुजाएं अनुपातिक होना चाहिए। तो इसमें एक शर्त लागू हो रही है, संगत भुजाओं का अनुपात तो एक सा है, इनका अनुपात तो एक सा निकलेगा सबका, लेकिन संगत शीर्ष कोण बराबर नहीं निकलेंगे। बात समझ में आ रही है ना? वो अलग अलग है, तो इसलिए ये क्या नहीं है? समरूप नहीं है। ठीक है ना? तो ये आपका प्रश्नावली 6.1 यहाँ पर पूरी हो गई है। कल मैं आप लोगों को आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय पढ़ाऊंगा, जो कि परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कल हम उसी पर बात करेंगे। सभी बच्चों को नमस्कार।